शिखर आज ऑफिस से आने में लेट हो गया था। उसे घर पहुंचने में रात के 11 बज गए थे। जिस बिल्डिंग में वो रहता था उस बिल्डिंग के सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद थे। शिखर जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने रूम की ओर जा रहा था। तभी उसे ऊपर से नीचे की ओर एक लड़की आती दिखाई देती है। उस लड़की को अचानक सामने देखकर शिखर ठिठक जाता है। वो लड़की देखने में सिंपल सी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ऊपर की सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे थे। अचानक से उस लड़की को अपने सामने पाकर शिखर उसकी ओर देखता है। वो लड़की की आंखों में उसे अजीब सी चमक दिखाई देती है। तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उसके बाजू से गुजरता है। तब शिखर का ध्यान चमगादड़ की ओर चला जाता है। फिर वो चमगादड़ के उड़कर दूर चले जाने के बाद वो इधर से उधर देखता है तो वो लड़की दिखाई नहीं देती। वो सोचता है शायद नीचे उतर गई होगी। लेकिन शिखर जब से इस घर में रहने आया है तब से उसने उस लड़की को इस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। आज उसने इस लड़की को पहली बार देखा था। शिखर ने सोचा शायद वो किसी के यहाँ मेहमान आई होगी। फिर वो जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। शिखर के खाने का टाइम रोज के खाने के टाइम से ऊपर हो गया था। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता है और खाना खाने लगता है। उसके बाद वो अपने बिस्तर में आकर आराम करने लगता है। बिस्तर में लेटकर वो मोबाइल पर अपने मनपसंद गाने सुन रहा था। गाना सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है। फिर अचानक आधी रात को जोरों की आवाज़ सुनकर उसकी नींद अचानक खुल जाती है। शिखर कमरे की लाइट बुझाना भूल गया था। शिखर उठकर कमरे की लाइट बंद करता है और फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। उसे सोए हुए कुछ ही देर हुआ था तभी उसे अचानक से तेज आवाज़ आई, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। वो फिर से जाग जाता है। ये आवाज़ उसके बाजू वाले खाली ब्लॉक के कमरे से आ रहे थे। शिखर के कमरे के साथ और 2 ब्लॉक बने हुए थे लेकिन वो दोनों ब्लॉक खाली थे। शिखर ऊपर के 3 ब्लॉक में एक ब्लॉक में अकेला रहता था। शिखर को बहुत तेज नींद आ रहे थे। वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर सो जाता है। रात में रह रहकर आवाज़ आ रहे थे फिर भी वो चुपचाप अपने कमरे में ही सोया हुआ था। सुबह शिखर को जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत थी। वो सुबह 5 बजे उठ जाता है। अभी दिन भी नहीं निकला था, अंधेरा ही था और शिखर मॉर्निंग वॉक के लिए अपने रूम को लॉक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। सीढ़ियों में अंधेरा था, बस हल्की नीली रोशनी वाला 0 बल्ब चल रहा था। तभी शिखर को सीढ़ियों पर किसी के होने का आभास होता है और जब वो उस ओर देखता है तो वो छाया वहां से गायब हो चुका था। शिखर को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो छाया गया तो गया कहाँ। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते शिखर के मकान मालिक के बेटे की शादी वाला दिन भी नज़दीक पहुंच गया। मेहमान आने लगे। पूरे बिल्डिंग में चहल पहल थी। पूरे बिल्डिंग को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बिजली के झालरों से पूरी बिल्डिंग जैसे नहाए हुई थी। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बहुत सारी औरतें आंगन में एक दूसरे से चुगलबाजी करते हुए मजाक मस्ती करते हुए डांस कर रहे थे और इधर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। सभी तरफ
हर तरफ पकवानों की खुशबू फैल रहे थे। मकान मालिक के बेटे को हल्दी लग रहे थे। उसी शाम को मकान मालिक के बेटे की बारात निकलने वाली थे। उस दिन शिखर ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखे थे। शिखर के मकान मालिक का बेटा शिखर के ही हम उम्र का था, शायद 1-2 साल का बड़ा ही रहा होगा। वो यहाँ अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था, वो बाहर दूसरे शहर में जॉब करता था, वहीं रहता था, लेकिन शादी के लिए यहाँ आया हुआ था। मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों यहाँ रहते थे। शाम को बारात निकलने से पहले शिखर मकान मालिक के घर के अंदर जाता है। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग थे। बारात निकलने वाली थी। सभी बारात निकलने की तैयारी में थे। तभी शिखर की नज़र उनके घर पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है। उस तस्वीर पर फूल की माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर शिखर हैरान रह जाता है। फिर वो मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। ये तो उसी लड़की की तस्वीर है जो मुझे सीढ़ियों पर दिखाई दी थी। शिखर उस तस्वीर को गौर से देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर भी उसे ही देख रही हो। वो कुछ देर वहीं पर रुकता है और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद वो बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी वहीं पर 2 महिलाएं आपस में बात कर रहे थे। पहली महिला कह रहे थे, आज भैया की बेटी जिंदा होती तो उसकी भी शादी हो गई होती, बाल बच्चे हो गए होते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। तब सामने बैठी दूसरी औरत पूछती है, अच्छा क्या हुआ था? तो पहली औरत बताती है, अब क्या बताऊं बहन क्या हुआ था, ये तो अंदर की बात है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस समय जब ऊपर ये घर बन रहा था तब उसने ऊपर के रूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन दोनों की बातों को सुनकर शिखर सुन्न रह जाता है। वो सोचता है कि जो आवाज़ें उसे रात में सुनाई दे रही थे वो कुछ और नहीं बल्कि उसी की आवाज़ थी। उसे किसी भारी चीज़ के गिरने की और टेबल सरकने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो सही ही है। तब शिखर मन में सोचता है, शायद ये वही कमरा था जिसमें उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस वजह से यहाँ पर कोई किराएदार नहीं आते हैं और उस लड़की की आत्मा आज भी भटक ही रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली, शायद उसकी अकाल मौत की वजह से। शादी निपटने के बाद एक दिन शिखर अपने मकान मालिक को इस बारे में बताता है। तब उसके मकान मालिक कहते हैं, तुम शायद सही कह रहे हो बेटा, मुझे पहले भी किसी ने बताया था लेकिन मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब तुम भी कह रहे हो तो मैं अपने बेटी की आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करवाऊंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। फिर एक दिन मकान मालिक और उसकी पत्नी मिलकर अपनी बेटी के नाम से दिन और रात को हवन करवाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति भोज भी करवाते हैं और गरीबों को भोजन वस्त्र भी दान करते हैं। शिखर अब भी वहीं रह रहा था। हवन पूजन होने के बाद फिर वो लड़की शिखर को कभी दिखाई नहीं दी और कमरे से आवाज़ें आना भी बंद हो गई। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अब शिखर के बाजू वाले ब्लॉक में किराएदार भी रहने के लिए आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। डॉक्टर का कहना था कि भोलू को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जबड़ा टेढ़ा कर लेता है और जोरों से रोता है, कई तरह की आवाज़ें निकालता है। विज्ञान को चुनौती देना मेरे स्वभाव में नहीं,
डॉक्टर मरीज को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि भोलू के शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में कर रखा था। हमारे जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित नारायणगंज तहसील में मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मेरा ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए ही इस तहसील में हुआ था। सारा स्टाफ तो पहले से ही जान पहचान का था और तहसील से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा कार्यालय था, जहां हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय दिनेश रावत, हमारे सहकर्मी संजय खरेजी अपने छोटे भाई भोलू के साथ रहते थे। दोनों के सरकारी आवास अगल बगल में लगे हुए थे। संजय खरेजी का परिवार गांव में रहता था और उनकी मदद के लिए उनका छोटा भाई रहता था। भोलू बहुत कुशल व्यवहारिक लड़का था, हंसमुख स्वभाव का, दुबला पतला सा लड़का। उम्र कोई 19 साल की होगी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में औसत था और व्यवहार में टॉपर। मैं उन दिनों बाइक से आना जाना किया करता था। नेशनल हाईवे का काम प्रगति पर था। बस भाग्य में धूल से नहाना लिखा हुआ था। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचता, भोलू मेरा मजाक बनाते हुए कहता, भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और मैं हमेशा ही कहता, धूल मिट्टी से नहाकर भी मैं तुझे स्मार्ट ही लगता हूँ। भोलू मेरे लिए चाय बना कर ले आता। मेरे काम के वक्त में मेरे साथ बैठा रहता। लगभग भोलू से रोज का मिलना था। एक दिन मैं अपना काम निपटाकर घर वापस लौटा। भोलू से मिला भी। वो बिल्कुल सामान्य था। उसने रोज की तरह मुझसे हंसी मजाक किया। रात के वक्त मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी दिनेश जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, अवस्थी जी, हमारे कार्यालय में किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, सर क्या हो गया? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, भोलू की स्थिति सामान्य नहीं है। वो भोलू नहीं है। उसके मुंह से अजीब तरह की भयानक आवाज निकल रही है और वो खड़े खड़े अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। ये सब देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां रुकने की। संजय और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं शांत हो गया। मन कर रहा था कि अभी गाड़ी उठाकर भोलू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने रात बीत जाने का इंतजार किया और सुबह अपने कार्यालय के समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसकी आवाज़ सुनकर भोलू मेरे पास दौड़ कर आया और बोला, अवस्थी भैया, आज आप अपने टाइम से पहले ही आ गए। भोलू मुझे एकदम सामान्य सा दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरानी में आ गया कि कल सर कुछ मुझे और ही बता रहे थे। भोलू तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भोलू से कहा, हाँ भोलू, तुम सही सोच रहे हो। आज मैं आरआई सर के पास बैठा हूँ, जल्दी से हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। भोलू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया। मैं रावत सर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि कल का दृश्य वो कभी नहीं भूल सकते। रात के लगभग 3 बजे तक भोलू की स्थिति सामान्य नहीं थी। कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। भोलू के रोने की आवाज़ें इतने मर्मिक थे कि कोई भी रोने लगे, और कभी उसकी भयानक निकलती चीखें सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के समय के आसपास कुछ कन्या पांडे आए और उन्होंने झाड़ फूंक करी। फिर भोलू की स्थिति सामान्य हुई। मैं हैरान था कि अचानक से भोलू की स्थिति इस तरह से कैसे हो गई। मैं सर से बात कर ही रहा था कि भोलू की आवाज़ आई, अवस्थी जी ये लीजिए। अवस्थी भैया, आपकी चाय। भोलू 2 कप चाय लेकर आया।
रावत जी अजीब डर की नज़रों से भोलू को देख रहे थे। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया कि वो सामान्य रहें, अपने अंदर का डर नहीं दिखाएं। थोड़ी देर में खरे जी का आना हुआ। उन्होंने भोलू को कुछ काम बताया और भोलू अपने काम में बिजी हो गया। खरे जी का चेहरा उतरा हुआ और उदासी से भरा हुआ था। उनकी और भोलू की उम्र में काफ़ी अंतर था। भोलू को वो भाई नहीं, अपना बेटा मानते थे और उसी तरह बचपन से उन्होंने भोलू का पालन पोषण किया। खरे जी ने मुझसे कहा, हिमांशु, कल के नज़ारे को देखकर तो मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी है। लोगों का कहना है कि ये किसी भूत प्रेत का साया था, लेकिन मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी कि भोलू को मिर्गी या फिर कोई और दौरे भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप सभी को सच बताऊं तो मेरा और इन अदृश्य शक्तियों का संबंध पुराना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें देखा है, लेकिन अनुभव कितनी बार किया है इसकी गिनती मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैतृक गांव में आज भी ये बहुत आम बात है। मैंने अपने बचपन से ही बहुत लोगों के शरीर में इन अदृश्य शक्तियों का भार देखा है, जिसे देखकर मैं काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ। तब मेरी स्वर्गवासी बड़ी दादी मुझे समझाती थी कि भूत भय होता है। अगर तुम भयभीत हुए तो समझो भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इन शक्तियों को मानता ज़रूर हूँ, लेकिन आंखों में पट्टी बांधकर इतना भी अंधविश्वास मेरे अंदर नहीं है कि झाड़ फूक और तंत्र विद्या के सामने मैं डॉक्टरी इलाज को चुनौती दे सकूं। मैंने संजय भैया से कहा, भैया, आपके डॉक्टर दोस्त का कहना सही भी हो सकता है। आप अस्पताल में भोलू का इलाज कराएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें, बल्कि आज ही जबलपुर के लिए निकल जाएं। ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इस पर खरे जी ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं आज ही भोलू को लेकर निकलता हूँ। हम सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय भैया दोपहर 3 बजे भोलू को लेकर जबलपुर निकलने वाले थे। मैं आरआई सर के साथ बैठकर काम में बिजी था। काफ़ी लोग कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे। कलम निरंतर चलते जा रहे थे। समय दोपहर के 1:30 बजे के होंगे। अचानक खरे जी के कमरे से जोरदार आवाज़ें आने लगी। खरे जी जोर से चिल्लाए, भोलू, क्या हो गया बेटा? ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। जब मैंने भोलू को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो धरती पर बैठा था। उसके कंठ से जोर की आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो चीख रहा हो, और सहज ही वो जबड़ा बाईं ओर घुमाने लगा। खरे जी के माथे से ठंडा पसीना निकल गया। कार्यालय में भोलू को देखने के लिए भीड़ लग गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले कार्यालय की भीड़ को कम किया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मैं, खरे जी और भोलू थे। मैंने खरे जी को अगरबत्ती जलाने को कहा। खरे जी ने अगरबत्ती जलाई और वो भोलू के नाक के पास लेकर गए। जैसे ही धुआं भोलू के नाक में गया, वो जमीन पर जोरों से लौटने लगा। उसकी भयानक आवाज़ और तेज हो गई, और तभी हम लोगों ने वो देखा जिसकी उम्मीद मैंने तो क्या, खरे जी ने भी कभी सपने में भी नहीं की होगी। भोलू ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ खोला और उसके मुंह से बाहर निकलता हुआ काला धुआं मैंने और खरे जी ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। उस नज़ारे को देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया और खरे जी तो एकदम से ठिठक कर नीचे गिर ही पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। फिर एकदम से धुआं निकलकर जैसे हवा में कहीं मिल सा गया
और फिर गोलू एकदम सा जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद गोलू को होश आया तो गोलू एकदम सामान्य था। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। ये कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि ये किसी प्रेत का चक्कर है। मैं और खारेजी मिलकर तुरंत ही भोलू को एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि कल शाम को भोलू ने एक मटके के पास पेशाब कर दिया था। दरअसल उस मटके में एक जिन्न था। वो जिन्न अब बहुत ही गुस्सा है और भोलू को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसे तड़पाना चाहता है। तांत्रिक ने जिसके बाद भोलू को एक ताबीज़ दिया और फिर उसके दोनों हाथों में 2 ताबीज बांध दिए। उस दिन के बाद से भोलू कभी भी वैसा व्यवहार नहीं किया।